हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं आज के सेशन के अंदर में भी हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज का लेक्चर भी आपने ध्यान से देखना है क्योंकि संडे के दिन जो हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है, उसमें मैं आज के जो क्वेश्चंस है उसके भी ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस को रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेशन के अंदर में जो अभी हम लोगों ने पिछले 7-8 लेक्चर लिए हैं उसको आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि उसी पर आधारित आपकी टेस्ट होंगी। और उस टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो ये एक मौका है, एक त्योहार है, एक जश्न है फ्रेंड्स, उसी की तरह आप लोग इसको लीजिए ताकि आप सभी के सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके और अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो रिवीजन है उसको आगे बढ़ा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से हमारे आज के सेशन को। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 500 प्लस आप लोगों ने यहाँ पर में लाइक्स कर दिए, तो आप सभी लोगों का उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा सेशन इन सभी लोगों को समर्पित। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है आप लोगों के। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर में बोला गया है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर, जो अंदरूनी कोर होता है पृथ्वी का, लोहा और निकल से बना हुआ होता है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का अंदर में कोर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर में खड़े हुए, ठीक है, ये आप हो, ये आपका मोबाइल है और ये आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। अंदर में जाओगे पृथ्वी के तो यहाँ पर में क्रोड आपको मिलेगा जिसको कोर भी बोलते हैं। तो पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है वो लोहा और निकल से बना है बोल रहा है, ठीक है, लोहे से और निकल से, नीफे भी बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल सही बात है पहला वाला, ठीक है। आंतरिक कोर जो है वो लोहे और निकल से बना है, फेरस और निकल से। बिल्कुल सही है पहला वाला पॉइंट आपका। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, ठीक है। द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। आंतरिक कोर जो है, अंदर वाला कोर को भी दो और भागों में बांटा जा सकता है, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। एक है आप लोगों का बाहरी कोर, ठीक है, और एक है अंदर वाला कोर, ठीक है। जो अंदर वाला जो एकदम कोर है आपका, ठीक है, जो अंदर वाला कोर है आपका वो सॉलिड स्टेट में है, और जो बाहरी कोर है वो आप लोगों का सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर में है, ठीक है, सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर में। तो मतलब कोर को भी और दो भाग में बांट दिया, अंदर वाला कोर और बाहर वाला कोर। तो जो आंतरिक कोर है आप लोगों का वो ठोस अवस्था के अंदर में बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका सेकंड वाला, ठीक है भाई, कहा गया सेकंड वाला। बाहरी कोर जो है अधिक गहराई, पृथ्वी के भीतरी कोर में बाहरी कोर की तुलना में अधिक गहराई है। द इनर कोर ऑफ द अर्थ हैज मोर डेप्थ देन द आउटर कोर। द इनर कोर ऑफ द अर्थ हैज मोर डेप्थ देन द आउटर कोर। ऑब्वियसली बात है, वो तो रहेगा ही ना, अंदर वाला कोर जो है ज्यादा गहराई के अंदर में। तो पहले दो आप लोगों के सही हो चुके हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोगों का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना था। कैसे है ध्यान से समझिए आप सभी लोग। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ आप खड़े हो, मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, आप इधर में खड़े हो, सबसे ऊपर में क्रस्ट पर खड़े हो आप। क्रस्ट को कहा जाता है आपका परपटी, हिंदी में बोलते हैं इसको परपटी। क्या बोलते हैं, बोल के बताओ, परपटी। दूसरे नंबर पे आप लोगों का है फ्रेंड्स, आप लोगों का मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है, हिंदी में भी इसको मेंटल ही कहा जाता है। और बीच अंदर में आता है आप लोगों का कोर, ठीक है, कोर। अब कोर भी दो प्रकार के, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर, ठीक है। इनर कोर आप लोग देख सकते हो ज्यादा थोड़ा सा, मतलब इसकी जो इसकी त्रिज्या है वो ज्यादा है, और ये देखिए इसकी मोटाई थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो आउटर कोर जो है उसके मुकाबले में इनर कोर की जो आपकी डेप्थ है या उसकी मोटाई है वो ज्यादा है। ओके, बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग याद रख लेते। तो ये इनर कोर जो है ना आपका, ये सॉलिड स्टेट के अंदर में, इनर कोर सॉलिड स्टेट के अंदर में है। ये निकेल और फेरस से बने हुए हैं दोनों, इनर कोर और आउटर कोर जो है, निकेल और फेरस उसमें ज्यादा है आप लोगों का। फेरस का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ, आप लोग लिख के बताओ, देखते हैं कितने लोग यहाँ लिख पाते हैं। फेरस का मतलब क्या होता है आप लोगों का, आयरन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो कोर किससे बना है, ये आप लोगों से लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, कोर किस चीज से बना है। तो कोर बना है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, आयरन से। कितने लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सेशन हो जिसमें डू यू नोज जो है एनसीईआरटी के सारे आप लोगों को करवा दूं मैं, ठीक है, डू यू नो, ठीक है, एसएसटी के, साइंस के, या अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट है उनके अंदर में जो डू यू नो आते हैं आप लोगों के, अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि मैं सीटेट वाले बैच के लिए भी करवाने वाला हूँ एक बड़ा सेशन, उनके भी काम आएगा, आपके भी, और प्लस फ्रेंड्स आप लोगों के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं उन सभी में काम आने वाला है। अगर आप चाहते हो तो आप लोगों के रिस्पॉन्स मुझे बताएंगे, जितना ज्यादा आप लोग रिस्पॉन्स दोंगे उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स हम लोग उसको करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी से जो है ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है उसको बढ़ाते जाइए। हम लोग जल्द से जल्द इस सेशन को भी एक बड़ा वाला सेशन लेंगे जिसमें सारे डू यू नोज हम लोग कर देंगे एक साथ। ओके, तो देखिए डू यू नो के अंदर में बताया गया आप लोगों का डीपेस्ट माइन जो है वर्ल्ड की, वो कहाँ पर में है, साउथ अफ्रीका में। एज पर एनसीईआरटी आप लोगों ने आंसर रखना है, ठीक है।
तो साउथ अफ्रीका के अंदर में आप लोगों की जिसकी जो गहराई है वो 4 किलोमीटर थी पहले, 4 किलोमीटर, बट जो इंजीनियर थे उन्होंने खोद खोद के ऑयल की तलाश में इसको अब 6 किलोमीटर तक कर दिया है। तो सबसे गहरी खदान कौन से देश में मिलेंगी? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपको पृथ्वी के जो है वो सेंटर में जाना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम बीचों बीच में जाना है आपको पृथ्वी के। आप चाहते हो मान लीजिए आपके जीवन का भी ये गाना बन चुका है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, और आप जो है वो धरती समाधि ले लेना चाहते हो, धरती के गर्भ में जाकर अब ठीक है खत्म हो जाना चाहते हो, आप लोग समा जाना चाहते हो पृथ्वी में। तो आप क्या कीजिए, पहले जो है ना समुद्र की गहराई में जाइए, समुद्र के तल पर, ठीक है, फिर वहां से क्या करो, ओशियन फ्लोर पे जाना है आपने सबसे पहले। मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो कि आपकी शब्बो अगर आपको छोड़ के चली गई तो आपको क्या करना है, ओशियन के फ्लोर पे जाओ सबसे पहले तो तैरते तैरते, फिर वहां से गड्ढा खोदो, कितने किलोमीटर का, 6000 किलोमीटर का लगभग लगभग, ठीक है, फिर आप पृथ्वी के कोर में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो भाई किसी का अगर ऐसा है तो मतलब जमा करो, कुछ पैसे उसे जमा करो, थोड़ा मेहनत करो जिंदगी में, फिर पहले ओशन के फ्लोर पे जाने का, फिर वहां से 6000 किलोमीटर और गहरा गड्ढा खोदने का, जो कि मतलब एनसीईआरटी के अनुसार तो इम्पॉसिबल है, क्या पता आप पॉसिबल कर दे। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि युद्ध और क्या बोलते हैं उसको, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, तो सब पॉसिबल भी है, फिर आप कर लोगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर में एक क्वेश्चन था, DSSB जूनियर में आया था और हो सकता है आपसे पूछ ले, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किससे बना है, कौन से धातु से बना है। अब ये आंसर आप लोगों का, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1200 के करीब लोग देख रहे हैं, जल्दी से 1200 के चैट रेट से आप लोगों ने आंसर करना है यहाँ पर में। ठीक है सर, आप क्लास का नाम सफलता रख लो, चलो ठीक है, इंदु बालाजी, बढ़िया आपका सजेशन है। रुद्र यादव, वो अपन को ना अभी फिलहाल के अंदर में, जब तक एनसीईआरटी के अंदर में नहीं होता, एनसीईआरटी के अनुसार चलना है उसमें। ठीक है, देखिए जब तक एनसीईआरटी में नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी चेक किया रिसेंट में, आपकी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है 2023-24 का जो एडिशन है उसमें भी वही है, तो अभी फिलहाल के अंदर में जब तक वो चेंज नहीं करते आप लोगों को वही करना है। तो देखिए कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बना है, तो ये बना है आप लोगों का आयरन एंड निकल से। ठीक है, लोहा और निकल से बना हुआ है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, आपका लोहा और निकल। अच्छा लोहे को क्या बोला जा सकता है आप लोग बताइए। ठीक है, लोहे को और क्या बोला जा सकता है, फेरस बोल सकते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, फेरस। तो फेरस और आयरन एक ही बात है आप लोगों की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कोर है आपका वो नीफे से बना है, नीफे। नीफे क्या है अब आप लोग बताएंगे, नीफे का फुल फॉर्म बता देंगे आप सभी लोग। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए आप सभी लोग, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए वो चीज। ओके, आप ही लोगों के लिए है, आप जब पूरे सेंस का इस्तेमाल करोगे तो आपके काम आएंगी ये चीज। नाउ फ्रेंड्स, हर्षवर्धन रूल्ड इन विच कंट्री, इन विच सेंचुरी, कंट्री तो चलो इंडिया ही है, सेंचुरी। ठीक है, कौन से शताब्दी के अंदर में उसने शासन किया था हर्षवर्धन ने। आपको पता है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश का एक शासक था, वर्धन वंश भी बोलते हैं उसको। ठीक है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी इसको बोला जाता है, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश भी इसको बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में इनका शासन था, उत्तर भारत के अंदर में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। तो कौन सी शताब्दी में था हर्षवर्धन का शासनकाल। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए आप लोग सभी लोग। तो आप लोग अगर एक एजुकेटेड गैस भी लगाओगे फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि 4वीं-5वीं शताब्दी के अंदर में गुप्ता वंश का शासन था, गुप्ता। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी के अंदर में उत्तर भारत के अंदर में जो है हर्षवर्धन का शासन देखने के लिए मिलता है आपको, 6वीं शताब्दी के अंदर में। तो आंसर जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा 6ठी शताब्दी के अंदर में नहीं, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 7th सेंचुरी के अंदर में, क्योंकि 600 जो है 32 ईडी के अंदर में आप लोगों का होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, इस चीज को ध्यान से समझिए आप सभी लोग। एक्चुअली क्या होता है ना आप लोगों का, अगर मान लीजिए कि मैं जो है 225 एडी के अंदर में, ठीक है, मेरी शादी हुई, फॉर एग्जांपल, अभी हुई नहीं है लेकिन जस्ट एक बता रहा हूँ आपको, तो 200 से लेकर ठीक है 300 के बीच में हुई है ना, यहाँ पर में ये इसके बीच में आएगा। तो जिस साइड हम लोग जा रहे हैं वो वाला शताब्दी मानी जाती है, तो 303rd सेंचुरी इसको माना जाएगा, तीसरी शताब्दी माना जाएगा। ठीक है, तीसरी शताब्दी। अब यहाँ पर मैं आप लोग एक इमेज देखिए। ओके, यहाँ पर मैं आप लोग देखोगे कि हर्षवर्धन जो है आपका 606 से लेकर 647 तक शासन किया। 632 में उसने जो है बड़ी एक सभा का भी आयोजन किया था। तो 606 से 647, तो 600 से अगर एक भी आगे बढ़ गए हम और 700 की तरफ में जा रहे हैं, 700 की तरफ में, तो इसको 7th सेंचुरी माना जाएगा, 7th सेंचुरी। ठीक है, 7th सेंचुरी माना जाएगा इसको। ओके ओके, 7th सेंचुरी माना जाएगा, क्योंकि 7वीं शताब्दी की तरफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 606 से लेकर 647 तक शासन किया है, 600 से एक भी क्रॉस कर लिया हमने,
601 में भी कोई चीज हुई होंगी तो वो 7वीं शताब्दी में हुई है। अभी हम कौन सी शताब्दी में हैं, ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। अभी हम कौन सी शताब्दी के अंदर में हैं, ठीक है। अभी हम जो है मान लीजिए 2024 में हैं, तो हम लोग जो है 2200 के तरफ में जा रहे हैं, 22वीं है ना, मतलब 2022 की तरफ में जा रहे हैं, 21 की तरफ में जा रहे हैं, 21 की तरफ में जा रहे हैं, 2100 की तरफ में जा रहे हैं। तो ये आपका 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 21वीं शताब्दी की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं अभी। तो कौन सी शताब्दी में उसने शासन किया है, तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंदर में, 7th सेंचुरी के अंदर में। ओके, तो प्लीज इसको याद रख लेना। ओके, तो ये 4वीं और 5वीं शताब्दी के अंदर में गुप्ता वंश का शासन था, फिर धीरे धीरे गुप्ता वंश खत्म हो गया, एक वॉइड आया, और फिर बाद में जो है फ्रेंड्स 7वीं शताब्दी के अंदर में जो हर्षवर्धन था उसका शासन था, 7वीं शताब्दी के अंदर, 7th सेंचुरी में। ओके, उसकी राजधानी जो है आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, ध्यान से समझिए। यहाँ पर में एक जगह है जिसका नाम है थानेश्वर। क्या नाम है? थानेश्वर। थानेश्वर पहले ये राजधानी हुआ करती थी। उसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट कर दिया, जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दो। थानेश्वर से कहाँ पर में शिफ्ट कर दिया उसने? ओके, तो थानेश्वर हरियाणा में, वहां से उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया कन्नौज में। सभी लोग लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, अब तक करीब करीब जो है मैं 10 से ज्यादा एग्जाम्स के अंदर में देख चुका हूँ कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, हर्षवर्धन ने राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया, हर्षवर्धन की राजधानी जो है कौन से इलाके में थी, गंगा का जो गंगा घाटी है वहां पर में है, ये आप लोगों का। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। आवाज जो है अमित भगत जी मेरी तरफ से तो बिल्कुल एकदम जो भी जैसे जाती है ना क्लास, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल एकदम फुल पे है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। कन्नौज में उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। कन्नौज के विकास की वजह से ही हर्षवर्धन को महोदय श्री की उपाधि भी मिली थी, महोदय श्री की। तो महोदय श्री किसकी उपाधि थी? हर्षवर्धन की थी। ओके, अब आप लोग अगर चाहो तो मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, नर्मदा युद्ध के बारे में, ठीक है। आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर में नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की लड़ाई किसके साथ में हुई थी, क्या आप लोग बता सकते हो? ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बता सकते हो तो कमेंट में बताइए, फिर मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा इसके ऊपर में एक बार सवाल वापस से। क्या आप चाहते हो कि ये सारे के सारे, देखिए एनसीईआरटी का देख सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, क्या आप चाहते हो सारे के सारे मैं पॉइंट्स करवा दूं आप लोगों को? अगर हाँ तो मुझे बताइएगा, जितना ज्यादा आप लोगों के रिस्पांस रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, उतना ज्यादा हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1500 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो इसको सारा का सारा आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स क्या करना है, सही तरीके से एक एक करके जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर में बन सकते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को मैं करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर में भी आप देख सकते हो इसके अंदर में, तो अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? नॉर्थ वेस्ट के अंदर में। ओके, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है, बिफोर कॉमन ईरा। तो 4वीं शताब्दी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जिस शताब्दी के तरफ में, जिस सेंचुरी के तरफ में हम लोग जा रहे होते हैं वो वाला गिनना होता है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था ये आपका, ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर में। वेरी गुड। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय, उनके साथ में नर्मदा नदी के ऊपर में युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना इसको मैंने बताया भी हुआ है आप लोगों को, और हमने एक जो है रिवीजन क्लास ली थी, उसके अंदर में भी हमने किया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? अलाई दरवाजा आगरा में, जौनपुर में, दिल्ली में, अलाई दरवाजा, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। उसके बाद में मैं आप लोगों को, जैसे मैंने कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे ना, वैसे ही आप लोगों को बताता हूँ मैं उसमें आगे में। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे। अलाई दरवाजा, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आ रहे हैं, तो ऐसे ही आप सभी लोग जितने भी लोग हैं वो आंसर्स करते रहेंगे। और अलाई दरवाजा जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को मिलेगा दिल्ली के अंदर में, ठीक है। किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। अलाई दरवाजा है कहाँ पर में? तो अलाई दरवाजा जो है फ्रेंड्स कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का एक द्वार है, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो आप लोग एक चीज समझिए कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है दिल्ली के अंदर में, आप लोग अगर जाओगे दिल्ली में मेहरौली नाम की जगह, दिल्ली में मेहरौली नाम की जगह, कहाँ पर में? मेहरौली, कोई गया है मेहरौली के अंदर में? मेहरौली नाम की जगह है,
वहां पर में एक कॉम्प्लेक्स, एक पूरा का पूरा इलाका ही है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। उसमें आपको कुतुब मीनार मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर में आपको जो है जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, दिल्ली की पहली मस्जिद, वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका एक प्रवेश द्वार है ये, ठीक है, सदर्न साइड में, दक्षिणी। तो प्लीज याद रखिए आप सभी के सभी लोग, अलाई दरवाजा कहाँ बनाया गया था? तो अलाई दरवाजा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक प्रवेश द्वार है। कौन सा वाला प्रवेश द्वार? उत्तरी प्रवेश द्वार या फिर दक्षिण वाला, पूरब या पश्चिम वाला? ठीक है जी हाँ, ये वाला तो सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया है ना आप लोगों का ये। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो ये आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण वाला है, ये याद रखना है आप लोगों ने, दक्षिण के अंदर में दक्षिणी प्रवेश द्वार है। आपको पता है ये हॉर्स शू आकार का है ये, ठीक है, घोड़े की नाल जो होती है ना उसके आकार का बना हुआ ये डिजाइन है ये भी एक मैंने क्वेश्चन देखा था एक एग्जाम के अंदर में कि हॉर्स शू, घोड़े की नाल के आकार का पहला डिजाइन का दरवाजा कौन सा बना हुआ था? तो अलाई दरवाजा बनाया गया था हमारा, ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो किसने बनवाया था अलाई दरवाजा? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ओके। और कहाँ बनाया था? तो दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है ये, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर में, उसका प्रवेश द्वार है। और साथ ही साथ आप लोग ये याद रखोगे फ्रेंड्स कि ये दक्षिण का प्रवेश द्वार है उसमें, दक्षिण का, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज? चलिए गुड। अब एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये आपका DSSB TGT के अंदर में जनरल सेक्शन में, यूपी PCL के अंदर में, बिहार पुलिस SI में, ठीक है, यूपी SSSC, ठीक है, चाकबंदी लेखपाल जो था उसके अंदर में। तो अलग अलग जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, और ये सभी बच्चों ने कमेंट में आंसर करना है, ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में करेंगे यहाँ पर में, ओके। इसकी PDF आप लोगों को जो है फ्रेंड, जो कोर्स है आपका उसके अंदर में मिल जाएगी, तो उसमें डाल दी जाती है सारी की सारी, पहले भी डाल दी गई थी। अकबर के समय में तीर्थ यात्रा कर जो था उसको किस वर्ष बंद कर दिया गया था? आपको पता है फ्रेंड्स कि जो तीर्थ यात्रा पर जाया जाता था उसके अंदर में भी टैक्स लगता था, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा टैक्स अकबर ने कौन से साल में बंद कर दिया था, ये आप लोग बताओगे। अकबर के समय में तीर्थ यात्रा टैक्स कौन से साल में बंद किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 1563 में, 1563 के अंदर में इसको बंद किया गया था, तीर्थ यात्रा कर, पिलग्रिमेज टैक्स बोलते हैं इसको। तो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, उसको बंद कर दिया गया था। अगर आप लोग चाहो तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है अकबर के शासन के बारे में कुछ और भी चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि दास प्रथा थी जी, ठीक है, दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा को अकबर ने बंद कर दिया था 1562 में, दास प्रथा, ठीक है, दास स्लेवरी को, दास प्रथा, ठीक है, अकबर ने इसको बंद कर दिया था 1562 में, इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, बंद कर दिया था, दास प्रथा को बंद किया। पिलग्रिमेज टैक्स अकबर ने हटवाया था 1563 के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड जजिया टैक्स के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं मैं आप लोगों से, जजिया टैक्स, अगर आप चाहो तो, ठीक है, जजिया टैक्स के बारे में ध्यान से देखिए आप सभी लोग। जजिया टैक्स वाला भी एक पॉइंट है आप लोगों का, आपको पता होना चाहिए कि जजिया जो है ये एक प्रकार का टैक्स था, धार्मिक टैक्स था, जजिया टैक्स, जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। नॉन मुस्लिम्स का मतलब होता है गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है बाकी सारे लोग, मुस्लिम से अलग टैक्स लिया जाता था, ठीक है। मुस्लिम्स जो है वो एक अलग टैक्स के रूप में जो होता है ना आपका, जिसको ज़कात कहते हैं, जो कंपलसरी होता है, इस्लामिक टैक्स होता है, वो लिया जाता था, और जो नॉन मुस्लिम होते थे उनसे जजिया टैक्स लिया जाता था। अब ये जो जजिया टैक्स था इसको अकबर ने बंद करवा दिया था, अकबर ने, ठीक है, एबॉलिश करवा दिया था, एबॉलिश, ठीक है। कब करवाया था इसने? तो 1564 के अंदर में। लेकिन इसको री इंस्टॉल करवा दिया था, रीस्टार्ट कर दिया था उसने, रीस्टार्ट, ये काफी कम लोगों को पता है, रीस्टार्ट करवा दिया था उसको उसने 1574 में। कितने लोगों को ये बात पता थी? 1564 में रीस्टार्ट कराया था, जल्दी बताओ कितने लोगों को पता थी? नहीं पता थी तो जल्दी से यहाँ पर मैं बता दीजिए, यहाँ पर में, ठीक है। ब्राह्मणों पर था सर ये शायद तक नहीं, अर्नव ठाकुर जी ये बाकी लोगों पे भी था, ठीक है। तुम्हारे चचा का लड़का था एक, उसका नाम था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, पहले ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों को
छूट थी जजिया टैक्स देने में पहले दिल्ली सल्तनत के समय, फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि नहीं भाई ब्राह्मणों को भी देना पड़ेगा, तो ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स किसने लगाया वो क्वेश्चन आता है, तो वो फिरोज शाह तुगलक होता है। ठीक है, चलिए तो एबॉलिश कर दिया था, बाद में उसको रिस्टार्ट किया, फिर बाद में उसको फाइनली एबॉलिश कब किया गया, फाइनली ठीक है एबॉलिश किया उसने फिर से 1579 के अंदर में, 1579 के अंदर में फाइनली एबॉलिश कर दिया अकबर ने। तो अकबर ने 2 बार इसको बंद किया है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी वजह से जो बदायूनी है, ठीक है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर में इसको जजिया टैक्स की तारीख बंद करने की तारीख को लिखा है 1579। ठीक है, लेकिन बाकी जो आपकी एजुकेशनल बुक्स है उसके अंदर में आप लोगों को 1564 मिलता है। ओके, तो फाइनली एबॉलिश कब किया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को ये वाला लगाना है। ठीक है, अंततः क्वेश्चन क्या आएगा, अंततः। एक क्वेश्चन आया था यूपी के एग्जाम में, अंततः। ठीक है, अंततः, तो अंततः अगर आ जाए आप लोगों से तो लगाना है 1579, और नॉर्मल अगर पूछे तो 1564 होगा। ठीक है, नॉर्मल पूछे तो। अगर कब फिर से स्टार्ट कर दिया था, रीस्टार्ट कब कर दिया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1574। ठीक है, याद रहेगा क्या ये चीजें आपको, क्या क्या पढ़ा हमने, रिवाइज कर ले एक बार जल्दी से, सभी लोग मेरे साथ में रिवाइज करने के लिए तैयार हो। देखिए कौन से साल में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया था। ठीक है, 1563 के अंदर में। 1562 में उन्होंने दास प्रथा बंद की थी। 1564 में उन्होंने जो है वो जो जजिया टैक्स है उसको बंद कर दिया था, जजिया टैक्स को। 1574 में 10 साल बाद वापस से लागू कर दिया। ठीक है, वापस से नरहरी करके एक व्यक्ति थे, उनके कहने के ऊपर में वापस से लागू कर दिया 1574 में, 1574 में। 1579 के अंदर में अंततः पूरी तरह से बंद कर दिया वापस से। ठीक है, प्लीज इसको यहां पर में याद रख लेना है आप लोगों ने। ओके, उसके बाद में एक चीज आपको और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि करीब उसके 100 साल के बाद में, ठीक है, औरंगजेब ने जो है फिर से जजिया टैक्स चालू कर दिया था। ठीक है, और जहांदर शाह जो कि पोता था, ठीक है, औरंगजेब का, उसने जो है फिर से उसको बंद कर दिया पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से हमारे इस के तरफ में, और जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखने उसके तरफ में। अब मैंने जो आप लोगों को ये पढ़ाया है ना, इसके ऊपर में भी मैं टैक्स आप लोगों जो है टेस्ट आप लोगों से लूंगा। टैक्स क्या लूंगा यार मैं, ठीक है, टैक्स बोल बोल के टैक्स आ गया है, तो मैं टैक्स नहीं लूंगा आप लोगों से, टेस्ट लूंगा आप लोगों से। ठीक है, ये याद रखना आप सभी को, टेस्ट। ये भी जो पढ़ता है, सभी लोग रेडी है ना इसके लिए भी आप लोग? ओके, सभी के सभी लोग टेस्ट के लिए, इन सारी चीजों के ऊपर में भी कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कंटिन्यूअसली। गुड। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहां पर मैं तुम्हारे मामा का लड़का था एक, लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने क्या किया, सन 1800 ईस्वी के अंदर में प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। एक नंबर तो यहां भी मिल सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कहां पर में की थी, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, बताइए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों का, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है ये पॉइंट। बता दीजिए जल्दी जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों का कलकत्ता के अंदर में बनाया गया था, कलकत्ता में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जो है फोर्ट विलियम जो है कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर में की गई थी, फोर्ट सेंट विलियम कॉलेज। और सेंट जॉर्ज अगर फोर्ट कहाँ बना था आप लोगों का, सेंट जॉर्ज। देखिए सेंट जॉर्ज अगर आप लोगों से आ जाए ना तो याद रखना मद्रास में। ठीक है, मद्रास, मद्रास मतलब आज का चेन्नई। और सेंट विलियम आ जाए आप लोगों से, विलियम वाला, सेंट विलियम, विलियम, तो ये आप लोगों का कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता। ये 2 पॉइंट है, इसमें से मैं आप लोगों से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाए, तो जितने भी लोगों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से और सेशंस आपको मिलते रहे। और संडे की टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार रहना, लाइव ओनली टेस्ट रहेंगी आपकी, सभी को आ जाना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, टेस्ट के अंदर में, ताकि आप लोग इन सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उनकी रिविजन अच्छे से करके अपने आप को जांच सके आप सभी लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका कलकत्ता हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं ऐसे भारत बना दूं, वैसे आपको पता है कि हमारा भारत जो है बड़ा सुंदर सा आड़ा टेढ़ा ऐसा है ये, ठीक है,
मेरा वाला डिजाइन का भारत। तो हमारे भारत का एरिया कितना है, पूरा एरिया, ठीक है, पूरा एरिया कितना है हमारे भारत का, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 32,80,000 से ज्यादा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेगा आप लोगों से। ओके, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, एरिया, ठीक है, अंदरूनी भाग जो है भारत का। उसके बाद में भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री, ठीक है, ये पहला वाला सही है। लैंड बाउंड्री का मतलब होता है ये पूरा, यहाँ से पाकिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान लगता है, चाइना लगता है, नेपाल लगता है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह जो है ना, ऐसा पूरा जो लैंड बॉर्डर है अलग अलग देशों के साथ में जो हम लोग शेयर करते हैं, स्थलीय सीमा, वो 15,200 किलोमीटर की। ये भी आपको ऑलरेडी जो है आपके पेड क्लास के अंदर में मैंने करवाया हुआ था आपको पूरा, है ना। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर लगा सकते थे उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। सी वाला गलत है, क्यों गलत है ये आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, की भारत की मध्यम रेखा जो है आपकी, मानक यामी उत्तर, जो भारत की ऐसे यहाँ से जाती है, जहाँ से हम समय डिसाइड करते हैं, उसका जो वो है आपका, ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूँ तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होगा वो, ना कि 45 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये गलत है आपका, जहाँ से समय डिसाइड होता है भारत का। चलिए, तो दो सही थे, तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। और ये पूरा एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का, है ना, आपको पूरा का पूरा मैंने कोर्स में पढ़ाया था इसको अच्छे से, आप लोगों को आपको बताया था कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली जो लाइन है, वहां से हमारा समय डिसाइड होता है। एक बार कमेंट करके बताओ कि कितने राज्य है जिसमें से ये लाइन जाती है आप लोगों की, और उनके नाम अगर आप बता सकते हो तो कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी जल्दी से, जल्दी बताइए। 2000 के करीब करीब जो है फ्रेंड्स आप लोग होने वाले हैं, और 1300 के करीब लाइक्स है, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, और शेयर भी करते रहिए आप। ओके, जल्दी बता दीजिए जल्दी से। तो कितने राज्य है और कितने कौन कौन से राज्य है, कमेंट करके बताइए आप लोग। जब आप लोग खुद से एक्टिविटी करोगे ना फ्रेंड्स, तो आप लोगों को होगा ये, और मैं कर्क रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन की, जो 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है, जिससे हमारा समय डिसाइड होता है। और ये आप लोगों के लिए जानबूझ के मैं एक्टिविटी करने के लिए कह रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहां पर में, भद्रावती आयरन एंड स्टील, भद्रावती आयरन एंड स्टील, ठीक है, प्लांट कहां पर में, बता दीजिए जल्दी से। इसको जो है फ्रेंड्स आप लोग विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, VISL के नाम से भी जानते हैं आप लोग, ठीक है। और इसको भी मैंने पूरा बेसिकली आप लोगों को एक कवर करवाया था आपको, कि कौन कौन सा कहाँ पर मैं आप लोगों का, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपसे कहा था कि वो याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग। जी, और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को इतना बड़ा वाला क्वेश्चन दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा उसके अंदर में, और जो बच्चा ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक जानता होगा वो आराम से कर लेगा। तो भद्रावती जो है फ्रेंड, भद्रावती नदी के किनारे के ऊपर में ही आप लोगों का, कर्नाटक के अंदर में, आप लोग देखिए इसको VISL के नाम से भी जानते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। ये भद्रावती नदी के किनारे पर है कर्नाटक में, इसी वजह से इसको भद्रावती स्टील प्लांट के नाम से भी आप लोग कहते हो इसको, भद्रावती स्टील आयरन एंड स्टील प्लांट। तो भद्रावती कहाँ पर में है, ठीक है, आपका कर्नाटक के अंदर में। भिलाई कहाँ पर में है, भिलाई, भिलाई आप लोगों का है फ्रेंड्स आपका छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश के अंदर में होता था आप लोगों का, लेकिन बंटवारे के बाद में जब मध्य प्रदेश और उसका बंटवारा हो गया तो अब ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद में बोकारो कहाँ पर में आप लोगों का, बोकारो आप लोगों को याद रखना है झारखंड के अंदर में है, ठीक है। दुर्गापुर मध्य प्रदेश, आपका जो पश्चिम बंगाल है वहां पर में मिलेगा। राउरकेला आप लोगों को मिलेगा उड़ीसा के अंदर में। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में है। और सालेम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, सालेम जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर में, सालेम स्टील एंड आयरन एंड स्टील प्लांट, सालेम, सालेम नाम की जगह पर है तमिलनाडु में। और विजयनगर, विजयनगर तो कर्नाटक के अंदर में है ना। तो आप लोग देखिए, ध्यान से समझना आप सभी लोग, ठीक है। जैसे कि आप लोगों से यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट वाला दिया हुआ है आपको। विशाखापट्टनम कहाँ पर में भाई, जल्दी से आप लोग लिखिए, मैं अभी आपको बड़ा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, ठीक है, आप लोगों ने करना है फिर उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। विशाखापट्टनम कहाँ पर में है ये बताएंगे आप सभी लोग। विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में है। सालेम कहाँ पर में है, तो सालेम जो है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में। विजयनगर कहाँ पर में है, विजयनगर स्टील प्लांट ये आप लोगों को मिलेगा कर्नाटक के अंदर में, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में। और देख लेते हैं हम लोग, भिलाई कहाँ पर में आपका, भिलाई छत्तीसगढ़ में, सभी लोग लिखेंगे भिलाई छत्तीसगढ़ में।
दुर्गापुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में है, ठीक है। बोर्नपुर जो है आप लोगों को कहाँ पर में मिलेगा, ये भी आप लोग बता दीजिए जल्दी से फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा बोर्नपुर जो है, ये भी आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड झारखंड के अंदर में। जमशेदपुर जो है आप लोगों को कहाँ पर में मिलेगा, झारखंड के अंदर में। रौरकेला आप लोगों को मिल जाएगा उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। और बोकारो आप लोगों को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है, बोकारो। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा जो है इसमें हम जो है ना एक आप ऐसा समझ लीजिए कि हम इसको एक जोड़ी के फॉर्म में कर लेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ओके। तो भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर में। बोर्नपुर पश्चिम बंगाल के अंदर में है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, बोर्नपुर पश्चिम बंगाल के अंदर में, झारखंड बोल दिया था, बोर्नपुर छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल के अंदर में है। जमशेदपुर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, झारखंड के अंदर में है, झारखंड के अंदर में। रौरकेला उड़ीसा के अंदर में। बोकारो, ठीक है, बोकारो आप लोगों को मिलेगा आप लोगों के, ठीक है, झारखंड के अंदर में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं आप लोगों का। हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा, एक बार देख लो। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका एक बड़ा क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का फिर आंसर करे कमेंट के अंदर में। एक चीज याद रख लेना फ्रेंड्स आप लोगों ने, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर और बर्नपुर दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। जमशेदपुर आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स झारखंड के अंदर में। राउरकेला आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, आपके उड़ीसा के अंदर में। बोकारो झारखंड के अंदर में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, चलो। अब हर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा। आप लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी के सभी लोग। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है। स्क्रीन को आप लोग जूम कर सकते हो थोड़ा सा अपने तरफ से भी, ठीक है। और हर बच्चा आंसर करेगा यहाँ पर में, हर एक बच्चा आंसर करेगा यहाँ पर में। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आपको जो पीडीएफ से जो है ना इसकी वो मिल जाती है आप लोगों को। आप एक बार देखोगे राखी कुमारी जी तो आराम से मिल जाएगा आपको। चलिए आंसर करना है हर एक बच्चे ने। ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। भिलाई, ठीक है, भिलाई कहाँ पर में है, ओके, ये बताइए आप सभी लोग। दुर्गापुर कहाँ पर में, बर्नपुर कहाँ पर में है आप लोगों का, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम, सालेम। इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जामिनर भी नहीं बनाएगा आप लोगों के लिए, जितना बड़ा क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा ने, ठीक है। तो इसके लिए यार जल्दी जल्दी से आप लोग अपने अपने रिस्पॉन्स देते रहेंगे। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो। भिलाई जो है आप लोगों का कहाँ पर में है, तो भिलाई मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर। तो एक ही जोड़ी 4 के साथ लगेंगे आप लोगों की, एक ही जोड़ी 4 के साथ। कितना आसान, ये इतना आसान देखने में बड़ा है ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। और हर एक बच्चा जो है अपने यहाँ पर में आंसर लगा देगा, ताकि पता चल जाए कि आप लोग क्या आंसर लगा रहे हो। तो भिलाई जो है तो एक ही जोड़ी 4 के साथ लगनी है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 और 4 में से हो सकता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में देखिए बी की जोड़ी ए 1 के साथ में केवल यहाँ लगी है, यहाँ नहीं लगी है। सिर्फ 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया ये, 2 ऑप्शन से। बर्नपुर जो है ये आपका, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है, तो सी की जोड़ी भी 1 के साथ लगेंगी, ठीक है। जमशेदपुर जो है आपका झारखंड के अंदर में, तो डी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है, देखिए लगी है यहाँ पर में, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में होना चाहिए आप लोगों का, तो उड़ीसा आप लोग चेक कर लीजिए, उससे क्या होगा आपकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ई की जोड़ी 3 के साथ लगनी चाहिए, लगी हुई है, ठीक है। बोकारो झारखंड आप लोगों का 2 के साथ लगनी चाहिए, एफ की जोड़ी लगी हुई है, ठीक है। भद्रावती कर्नाटक होना चाहिए 5 के साथ में, बिल्कुल लगी हुई है, ठीक है। विजयनगर आप लोगों का कर्नाटक में ही है, विजयनगर एम्पायर कर्नाटक के अंदर में ही था आपका, तो एच की जोड़ी 5 के साथ में लगी हुई है, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है आप लोगों का आंध्र प्रदेश होना चाहिए, आंध्र प्रदेश 6 में है, तो आंध्र प्रदेश 6, आई की जोड़ी 6 के साथ लगी है। सालेम तमिलनाडु में होना चाहिए, तो तमिलनाडु जी। देखा आप लोगों ने, इतना बड़ा क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं फ्रेंड, ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर में आप लोगों को आसान लगे। अब आप बताइए कि इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा कि भद्रावती कहाँ पर में, ठीक है, बताओ भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर में, आपसे बोला कर्नाटक, ठीक है। ये एक क्वेश्चन तैयारी में। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर एक जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था वो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को करा दिया। तो ये स्पेशलिटी है टीचिंग परीक्षा की कि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो आप लोगों को करवाया जा रहा है।
तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सेशन को शेयर करें ताकि पूरी टीम मोटिवेट रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते रहे। अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से जो है डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने आप लोगों को आप और ये सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई सांसद है, ठीक है, वो कितने दिनों तक अब्सेंट रहता है अगर, ठीक है, पार्लियामेंट से अब्सेंट रहता है, पार्लियामेंट से बिना बताए अब्सेंट रहता है, पार्लियामेंट से एब्सेंट रहता है बिना बताए कितने दिन तक, तो उसकी सदस्यता चली जाएंगी, ये आप लोगों को बताना है कितने दिनों तक, ठीक है। यदि कोई लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य 60 दिन तक, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, 60 डेज अगर वो बिना बताए गायब है लगातार, ओके, 60 डेज तक, तो उसकी सदस्यता चली जाएंगी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 60 दिन। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वाले और भी पॉइंट्स है आप लोगों के जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अभी आप इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन के ऊपर में फोटो आईडी कार्ड, तो ठीक है, फोटो इलेक्शन, ठीक है, आपका ऐसा बोलते हैं इसको, इलेक्शन फोटो आईडी, ठीक है, आईडी कार्ड, ठीक है, कार्ड, इसको ना शॉर्ट के अंदर में कई जगह पे एपिक लिख दिया जाता है, ईपी, ठीक है, यहां पर मैंने आप देखिए इसीलिए ऐसा लिखा मैंने, EPIC, एपिक लिख दिया जाता है इसको, एपिक, ठीक है, इस तरीके से EPIC, ठीक है, इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड। ये कौन से साल में स्टार्ट किया गया था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड, जिसके अंदर में आप लोगों की फोटो होती है यहाँ पर में, है ना, ये इस तरीके से कुछ तो भी आप दिखते हो, मतलब पूरा नहीं दिखते हो, ठीक है, ऐसे दिखते हो आप, और भूत टाइप के दिखते हो। किसकी फोटो आती है यार अच्छी इलेक्शन आईडी कार्ड के ऊपर में, अजीब सी देते हैं। तो ये आप लोगों का 1993 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड वाला जो कंसेप्ट था उस समय में TN शेषन, ठीक है, TN शेषन जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, TN शेषन। और सबसे जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ज़्यादा रिफॉर्म्स जो इलेक्शन कमीशन में हुए वो TN शेषन के समय में हुए, बड़े खतरनाक से थे वो, ठीक है, ओके, चलिए, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक होता है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो जितने भी मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल्स का गठन किया जाता है, इंटरस्टेट काउंसिल्स, ठीक है। तो इंटरस्टेट काउंसिल, इसके बारे में कुछ चीजें हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, उसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में, ठीक है। इसका आर्टिकल आप लोग याद रखोगे, इसका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, 263 है। इसका गठन कौन करता है, गठन, ठीक है, गठन करता है इसका राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता, ठीक है, स्टेट काउंसिल जो होती है, इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है, अंतरराज्यीय जो समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, ओके, ऐसा वाला समझ लीजिए आप लोग। प्रेसिडेंट ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में याद रखना है आप सभी लोगों ने कि उसकी स्थापना करता है, उसको बनाता है, लेकिन अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ये कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हमेशा हमेशा याद रखना है आप सभी लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेशन को देख रहे हैं। और संडे के दिन आप लोगों की फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली टेस्ट है, ठीक है, याद है ना। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी क्या करेंगे, संडे के लिए तैयार रहेंगे आप सभी लोग। और 1 बजे आप लोगों की टेस्ट होंगी, लाइव टेस्ट होने वाली है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो है इसकी जो प्लेलिस्ट बन रही है वो भी आप लोगों को दे दूंगा। आपको जो टेलीग्राम है, टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम है यहाँ पर में भी मिल जाएगा, तो टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टीचिंग परीक्षा सर्च कीजिए आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ओके। और 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ ताकि आप लोग जो है कमेंट के अंदर में इसका आंसर कर सके। जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, भद्रावती जो है वो स्टील प्लांट कहाँ पर में, कौन से राज्य में है, आप लोग कमेंट कर देंगे आंसर जल्दी से। उसके बाद में आप लोग बता देंगे फ्रेंड्स कि सालेम कहाँ पर में है, सालेम, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सालेम कौन से राज्य के अंदर में, ये बता देंगे स्टील प्लांट आपका, ये पूछा जाता है और एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसी वजह से आप लोगों से कह रहा हूँ, ओके। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है, मैंने आज अभी आप लोगों को बताया कि पिलग्रिमेज टैक्स जो है, जो तीर्थ यात्रा कर था, अकबर ने कौन से साल खत्म किया था, तीर्थ, ठीक है, यात्रा कर, जिसको पिलग्रिमेज टैक्स बोलते हैं,
अकबर ने कौन से साल में बंद कर दिया था उसको, अकबर ने उसको कौन से साल में, ईयर में बंद कर दिया था, ये भी आप कमेंट करके बता देंगे। ओके चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आज का आप लोगों का सेशन था। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से और भी आपके सेशंस होते रहे तो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और जहां भी जिस भी ग्रुप में शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर दीजिए, ताकि मैंने आप लोगों से जैसे कहा है कि मैं आप लोगों के लिए डू यू नो सारे के सारे करवा दूंगा। जैसे ही हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को सारे के सारे डू यू नोस करवा दूंगा। तो ये अब जो है फ्रेंड्स अब सब लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, अपन लोगों की जल्दी से जल्दी 5 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट करें, और सेशन को लाइक भी कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में पढ़ते रहे। तो सारे लोग इसका आंसर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और संडे के लिए तैयार रहना, ठीक है, सैटरडे के दिन आप लोगों की क्लास होंगी, अभी कल नहीं होगी तो परसों के दिन आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है, सैटरडे के दिन, और संडे के दिन आप लोगों की टेस्ट है, तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय।